हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करें आज की क्लास। और आज होगी दोस्तों आपका टेस्ट नंबर आपका 27। जी हाँ, टेस्ट नंबर आपका 27 है और आपका ये सक्षमता क्लास चल रही है। और आप सभी की एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है, 26 फरवरी से डेट दिया गया है। तो आप लोग अपने तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाता है, लेकिन उसी में से आपको 2-4 घंटा समय निकालना पड़ेगा और तैयारी करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये है हमारा नंबर जहां आप हमारे क्लास में जुड़ सकते हैं, 7857824310, जहां सभी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो PDF के लिए आप हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। आपको वहाँ पर सारे PDF नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और पीछे जो क्लास हो गई है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, चाहे उसका PDF हो या फिर उसका वीडियो हो। आज होगा टेस्ट नंबर 27। ठीक है, तो इसमें चलते देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, लगभग 100 सवाल यहाँ पर अभी करवाएंगे, 100 से ज़्यादा सवाल ही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। आप लोग को वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये नंबर है जहां से आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड हो सकता है। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों आपका पहला सवाल है कि किसी राज्य का राज्यपाल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए सभी लोग आ जाइए। सभी लोग को गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग आ जाइए। 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट चलती है, 9 PM से आपकी डेली टेस्ट होती है सक्षमता परीक्षा के लिए, विशिष्ट शिक्षक के लिए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि किसी राज्य का जो राज्यपाल होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये आपको बताना है, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, या विधानमंडल के प्रति, या मुख्यमंत्री के प्रति। क्या होगा? फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना दोस्तों नीचे, है ना। आपको आंसर आ रहा है फिर भी आपको जरूर से जरूर कमेंट करना है। कमेंट करने से ना आपको ये चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। नहीं आ रहा है फिर भी कीजिए, क्योंकि गलत होने के बाद ही आपको एक बार सही होगा वो। ठीक है, अभी गलत कीजिएगा तभी फिर वो धीरे धीरे जाकर के वो फिर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, ये आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जी हाँ, अधिकतर लोगों का देखिए सवाल का जवाब बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं राज्यपाल। राष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं कि राष्ट्रपति को आखिर शपथ जो किसके द्वारा किया जाता है, शपथ जो दिलाया जाता है राष्ट्रपति महोदय को, वो शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों भारत के, तो प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है प्रधानमंत्री का। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य में, है ना, तो केंद्र में होता है दोस्तों प्रधानमंत्री और राज्य में होते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे आपको राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, जबकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराते हैं। तो ये भी चीजें आपको यहां से ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला का आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर नंबर ए हो गया। चलिए, गुड इवनिंग जी, आ जाइए सभी लोग, है ना। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट सवाल है आपका दूसरा नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? देखिए, शहरी स्थानीय शासन, है ना, तो शहरी जो स्थानीय शासन को जो मान्यता प्रदान किया गया था दोस्तों, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? एक तो पूछेगा आपको शहरी और एक पूछेगा दोस्तों आपको ग्रामीण। तो ये दोनों आपको ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण जो आपका स्थानीय शासन को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो था 73वें संविधान संशोधन। अगर कहे कि शहरी के लिए तब हो जाता आपको 74वें संविधान संशोधन। और ये जो दोनों संविधान जो संशोधन हुआ था, ये हुआ था आपका 1992 ईस्वी में। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? तो 1993 ईस्वी में इसको लागू किया गया था, है ना, स्थानीय स्वशासन को आपका। ठीक है, तो ये आप यहां से ध्यान रखिएगा, चाहे शहरी रहे
या ग्रामीण रहे, दोनों को 93 में लागू हुआ था, और जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1992 में, और शहरी स्थानीय शासन संशोधन हुआ था 74 में, 74वां संविधान संशोधन, और ग्रामीण अगर कहे दोस्तों तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि ये जो ग्रामीण और शहरी जो है इसको किस अनुसूची में रखा गया था। तो अगर शहरी की बात करें तो 12वीं अनुसूची में, है ना, नगर निगम की व्यवस्था की गई है, यानी कि शहरी स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई है। और जो 11वां अनुसूची है इसमें दोस्तों आपको ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है आपका। ठीक है, तो ये भी आप यहां से ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 3 नंबर। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। बताइए, मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में कौन होते हैं, है ना, ऋणी होते हैं, व्यापारी वर्ग, या फिर ऋणदाता होते हैं, है ना। जब मुद्रास्फीति होता है दोस्तों तो लाभ किसको होता है ये आपसे पूछ रहा है। मुद्रास्फीति में लाभ किसको होता है, तो मुद्रास्फीति में जो लाभ होता है वो ऋणी को लाभ होता है, और जो व्यापारी वर्ग होते हैं उनको लाभ होता है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऋणदाता को लाभ नहीं होता है मुद्रास्फीति से। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 4 नंबर। 4 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है। बताइए, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होती है वो किसकी अधिकता के कारण होती है, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक या नाइट्रेट के द्वारा। ठीक है, देखिए जिनको अगर ये स्लो लगेगा तो थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिएगा, और जिनको फास्ट लगेगा वो स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके मोबाइल में ये फंक्शन दिया हुआ रहता है, आप कोना में देखिएगा ना, यहाँ पर तो 3 डॉट रहेगा, उस पर आप जाइएगा, वहां से आप सेटिंग करके इसको फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा भी लगे वैसा आप करिएगा, है ना। तो पहला है मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाइट्रेट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, है ना, 150 प्लस आप लोग लाइव हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन होता है ना। पीयूष ग्रंथि, इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, है ना, मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है दोस्तों। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन होता है, पिनियल ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो आंसर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि का जो नियंत्रक होता है वो होता है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपका। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर बोले कि पीयूष ग्रंथि दोस्तों कहाँ पे होता है हमारे शरीर में, तो पीयूष ग्रंथि पाया जाएगा हमारे मस्तिष्क में। ठीक है, कहाँ पे होता है, मस्तिष्क में होता है दोस्तों हमारा, है ना, मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी। इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष, सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, तो इंडियन जो लीग थी दोस्तों, है ना, ये इसकी स्थापना आप ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 25 सितंबर, है ना, 25 सितंबर 1975 को इसकी स्थापना होती है इंडियन लीग की, और ये कलकत्ता में होती है दोस्तों। ठीक है, कलकत्ता में होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा हुई थी दोस्तों, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर कि भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। देखिए दास प्रथा, सती प्रथा आपको याद रखना है ना, पूछा जाता है बार बार। तो दास प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई थी वो कब की गई थी, बताइए जल्दी से। 1941, 43, 46 या 1948। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 1943 में, 1843 में ये प्रतिबंध लगाने की प्रशंसा हुई थी। और किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों, तो एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो, है ना, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड एलन बरो के द्वारा दोस्तों ये प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई थी 1843 ईस्वी में। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर।
8 नंबर सवाल कह रहा है कि वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है, बताइए। वेलोड्रम जो है ये किस खेल से संबंधित है ना, ये जो शब्द है दोस्तों वेलोड्रम, ये किस खेल से है? गोल्फ से है, एथलेटिक्स है, घुड़सवारी है या साइकिलिंग है? आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइकिलिंग से संबंधित है वेलोड्रम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 9 नंबर। 9 नंबर सवाल आपको देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है। ठीक है, तो आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाया गया? सबसे पहला सवाल तो यही आपसे पूछा जाता है कि आवर्त जो सारणी है ना, ये किसके द्वारा बना है? ये मेंडलीफ महोदय के द्वारा बनाया गया, ये आपको याद रखना है। अब है कि दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है आवर्त सारणी में? ठीक है, चौथे को, दूसरे को, पांचवें को या छठे को? तो देखिए दीर्घ आवर्त की जो संज्ञा दी गई है ये दी गई है दोस्तों आपको चौथे को और आपका पांचवें को और आपका छठे को, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यहां से बिल्कुल सही। आवर्त सारणी जो बनाया गया है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडलीफ महोदय के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 10 नंबर। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है ना, कौन सा यहाँ पर सुमेलित दोस्तों नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 40 कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन, 44 है समान नागरिक संहिता, 42 है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, और अनुच्छेद 51 कह रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कौन सा यहाँ पर दोस्तों सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए अनुच्छेद जो 40 है ना ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन किया गया है? ग्राम पंचायत का गठन। 44 में क्या है दोस्तों? समान नागरिक संहिता, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद जो 42 है कि काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो अनुच्छेद 51 कह रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये वाली बात बिल्कुल गलत है ना। तो आखिर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है ये अनुच्छेद कितने में है? ये 51 में नहीं है दोस्तों, ये है आपका अनुच्छेद नंबर 50 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर आपसे हम पूछ ले कि अनुच्छेद 51 में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 51 में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन किया गया है आपको अनुच्छेद 51 में, और 50 में है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और 40 में है ग्राम पंचायत का गठन, 44 में समान नागरिक संहिता। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे नीति निदेशक तत्व है हमारा, और नीति निदेशक तत्व जो है हमारा अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है, और कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर कह रहा है कि पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? नमक का उत्सर्जन करना, या नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन, या परासरण नियमन, या शरीर के तापमान पर नियंत्रण? क्या होगा दोस्तों? तो पसीने की ग्रंथियों का जो मुख्य कार्य है वो क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 12 नंबर। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, यानी कि मनुष्य के जो शरीर है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है ना। एक तो पूछेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? नेफ्रॉन है? नहीं, नेफ्रॉन सबसे बड़ी कोशिका नहीं है। पेशी कोशिका ये भी सबसे बड़ी नहीं है ना। आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जो है दोस्तों ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगर पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर की, तो वो हो जाएगा यकृत, है ना। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो फीमर यानी कि जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है ना। यकृत यानी कि इसी को आप लीवर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी को आप लीवर कह सकते हैं। या अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ है, तो वो कान की हड्डी स्टेप्स जिसको कहते हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है ना। हमसे सवाल कह रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी जो है ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल हमसे पूछ रहा है कौन सा है ना, भारत में। तो भारत में सबसे बड़ा स्थल क्या होगा, भारत में पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि सिंधु घाटी जो है ये भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। तो भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है इसका, ये पूछ रहा है ना। तो भारत में आपका हो जाएगा राखी गढ़ी दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लोग देखिए मोहनजोदड़ो वगैरह ये पाकिस्तान में, भाई ये भारत में नहीं है, भारत में है राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी है कहाँ, तो ये है आपको हरियाणा में, है ना। कहाँ है, ये है आपका हरियाणा हिसार, है ना, हरियाणा के हिसार में पड़ता है आपको राखी गढ़ी, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसकी खोज कब हुई थी राखी गढ़ी की, अगर आपसे पूछ ले खोज इसकी कब हुई थी राखी गढ़ी की, तो ये हुआ था आपका 1969 में इसकी खोज हुई थी राखी गढ़ी की। किसने किया था खोज, तो सूरज भान, है ना, सूरज भान के द्वारा दोस्तों राखी गढ़ी की खोज की गई थी। कहाँ है राखी गढ़ी, हरियाणा में है आपका, है ना। मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा भी, ये भी दोस्तों आपका सिंधु घाटी का ही भाग है, लेकिन ये भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर। कह रहा है कि 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही थी। देखिए 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण क्रांति था। और अगर उस समय सभी राजा महाराजा जितने भी बड़े लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, अगर इसमें साथ देते दोस्तों तो भारत 1857 में ही आज़ाद हो जाता, ठीक है। कह रहा है कि कारण, असफल होने का कारण इसका क्या था, तो बहुत सारा कारण था असफल होने का, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर कारण दिया गया है। नेतृत्व का दोस्तों इसमें अभाव था आपका, ठीक है, नेतृत्व का अभाव था इसमें। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की क्या थी, इसमें कमी थी। इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र में रहा था, पूरे भारतीय क्षेत्र में नहीं रहा था, है ना, इसके वजह से भी ये असफल रह गया था। और भी बहुत कारण है, बड़े व्यापारी वर्ग इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, ठीक है, आपको राजा महाराजा इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, बहुत सारा कारण है, यानी कैंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, जिसके वजह से 1857 की क्रांति क्या हो गया था, असफल हो गया था। नहीं तो भारत 1857 यानी कि 100 साल पहले ही भारत आजाद हो जाता दोस्तों, ठीक है। 90 साल फिर राज किया अंग्रेज, तब जाकर के हम 1947 में दोस्तों आपको आजाद हो पाए, ठीक ना, नहीं तो उसी समय हम आजाद हो जाते 90 साल पहले ही आपका, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 15 नंबर। और देखिए वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार नहीं कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, आपके बगल में जो बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा देना है, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और फटाफट आप लाइव आ जाइएगा। 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट चलती है, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया, है ना। वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसका दोस्तों सिंध का विलय किया गया था ब्रिटिश काल में, है ना, किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था सिंध का विलय ब्रिटिश में, तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लैंसडाउन, बिल्कुल गलत है। लॉर्ड ऑकलैंड, ये भी गलत है। लॉर्ड डलहौजी, ये भी गलत है। आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में, ठीक है। लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में सिंध का विलय हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में। अगला सवाल है आपका 16 नंबर कि इनसाइडर ट्रेनिंग का संबंध किससे है, बताइए। इनसाइडर ट्रेनिंग का संबंध किससे है, कालाबाजारी से है, तस्करी से है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है, या शेयर बाजार से है। क्या होगा दोस्तों, है ना, क्या हो जाएगा, इनसाइडर ट्रेनिंग का जो संबंध है ना वो हमारा शेयर बाजार से संबंधित है, ठीक है, शेयर बाजार से संबंधित। देखिए 1-2 सवाल पूछा जाता है कि भारत का पहला शेयर मार्केट कौन सा है, भारत का पहला जो शेयर बाजार है ना, तो भारत का पहला आपको याद रखना है BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भारत नहीं पूरे एशिया का पहला है दोस्तों। ये भी आपसे पूछता है कि एशिया का पहला शेयर मार्केट कौन सा है, तो वो है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में ही इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है आपका कि एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है।
एल के झा समिति का जो संबंध है वो किससे है? प्रत्यक्ष कर से है, अप्रत्यक्ष कर से है, बेरोजगारी से है या जनसंख्या नीति से है? ठीक है, तो एल के झा समिति का जो संबंध है दोस्तों वो हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर से इसका संबंध है। अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं? सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, ये सारे जो हो जाएंगे आपको, है ना। सेवा कर हो गया आपका बिक्री कर हो गया, ठीक है, बिक्री कर हो गया आपका, ठीक है, तो ये सभी आ जाएगा आपको। उत्पाद कर हो गया, ये सब आ जाएंगे अप्रत्यक्ष कर में। आपका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। और एल के झा समिति का संबंध इसी से है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? दोस्तों बताइए, डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे, है ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके बिहार के थे, इनका जन्म हुआ था जीरादेई में। और ये संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति या वित्त एवं कर्मचारी समिति या फिर उपयुक्त सभी? क्या होगा इसका जो आंसर हो जाएगा, है ना, बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये प्रक्रिया नियमन समिति के भी थे अध्यक्ष, और आपका संचालन समिति के भी थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी थे आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न चलिए दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर है 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, है ना, जरा दृष्टि दोष। और ये नंबर आपको दिया गया है ताकि अगर किन्हीं को पीडीएफ इसका चाहिए, नोट्स चाहिए, पीछे जितना क्लास हो गया है तो वो सारा आपको इस पर मिल जाएगा आपको, है ना। इसमें 351 मात्र चार्ज है ना, 351 मात्र आपको इसमें चार्ज है। कैसे आपको पे करना है मैं सारा चीज आपको लास्ट में बता दूंगा। प्रश्न कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, जरा दृष्टि दोष, है ना, तो जरा दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायोफोकल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस? क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका बायोफोकल लेंस। ठीक है, जरा दृष्टि दोष के अगर कोई व्यक्ति है तो इनका जो लेंस होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि इसमें दूर और पास की जो वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है ना, चाहे वो वस्तु दूर की हो या फिर पास की हो, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। उसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष आपका। और उसमें किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो बाइफोकल लेंस का उसमें प्रयोग किया जाता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर की कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा का मान तो आपको पता होगा, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच में दोस्तों आपको 0 डिग्री है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको आपको कहते हैं कर्क रेखा, है ना। और 23.5 डिग्री जो आपका दक्षिणी अक्षांश है ना, 23.5 डिग्री जो आपका दक्षिणी अक्षांश इसको कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा है हमारा, ये वाला कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, ये हमारा कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा कह रहा है कि कहां से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा टोटल दोस्तों 16 देश से होकर के गुजरती है। याद रखिएगा, टोटल विश्व में, है ना, टोटल अगर विश्व की हम बात करें तो टोटल 16 देश से कर्क रेखा गुजरती है। और ये ब्राजील से होकर के नहीं गुजरती है, ये आपको नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना, नहीं गुजरती है ब्राजील से। आप अपना वर्ल्ड मैप उठाइए और उसको देख लीजिए। बहामास से गुजरती है, लीबिया से गुजरती है, यूएई से गुजरती है, भारत से गुजरती है, आपका बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, बहुत सारे देश है जहां से गुजरती है कर्क रेखा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 8 राज्य आपको याद रखना है कर्क रेखा, है ना। मित्र पर गमछा झार, इसका ट्रिक भी होता है, तो ट्रिक भी आप ध्यान रख सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, जो भारत से 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना, तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है कर्क रेखा। कर्क रेखा से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 21 नंबर। 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। ठीक है, जो हमारा 6ठी अनुसूची, टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है अनुसूची टोटल।
ठीक है। और 12वां अनुसूची हम कई बार आप लोग को बता चुके हैं, ये 12वां अनुसूची आपको याद रखना है, ठीक है। तो छठी अनुसूची में जो है ये जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है ना। देखिए छठी अनुसूची में ना 4 राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। वो 4 राज्य आप याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों आपको छठी अनुसूची में, है ना। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें मणिपुर नहीं आता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर, है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक है आपका मिजोरम। तो ये 4 राज्य दोस्तों आपको रट लेना है, ये छठी अनुसूची में वर्णन किया गया है आपका, ठीक है। 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो 7वीं अनुसूची में आपको संघ सूची है ना, आपका राज्य सूची है और आपका इसी में समवर्ती सूची है ना। तो ये तीनों जो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये किस में है, तो ये है आपका 7वीं अनुसूची में, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। 8वीं अनुसूची में क्या है भाई साहब, तो 8वीं अनुसूची में आपको भाषा का वर्णन किया गया है। जो हमारे संविधान में टोटल अभी कितने भाषा है, तो टोटल 22 भाषा का वर्णन है हमारे संविधान में अभी, ठीक है, जो मान्यता प्राप्त 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो 9वीं अनुसूची में आपको भूमि सुधार कानून है, यानी कि नियम है, 9 से नियम याद रखना है। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं में है आपको दल बदल, है ना। 10वीं में क्या है, दल बदल है आपकी 10वीं में। 11वीं में क्या है, तो वो है पंचायती राज और 12वीं में क्या है, तो वो है नगर निगम, है ना। ये सारे अनुसूची आपको दोस्तों कंठस्थ होना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं, आपको प्रश्न नंबर है 22 नंबर। 22 नंबर सवाल आपको कह रहा है यहाँ पर कि 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और उसको क्या करना है, मिलान करना है। 1857 की क्रांति से संबंधित कथन, डिजरेली है, डिजरेली और TR होम्स, BD सावरकर, कर्नल रीज। अरे देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बहुत सारे जो लोग थे वो कुछ कुछ बोले थे, है ना। जैसे कि BD सावरकर इसको बोले थे दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना। ये कई बार आपको पूछा गया है कि BD सावरकर बोले थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो 3 का हो जाएगा D नंबर। अब 3 का D देखिए दुद्दू गो में है, तो ये वाला खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया, ठीक है। डिजरेली क्या कहे थे 1857 को, तो डिजरेली के द्वारा कहा गया था दोस्तों ये राष्ट्रीय विद्रोह है ना। डिजरेली क्या बोले थे कि 1857 की जो क्रांति थी वो थी राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा आपका B नंबर। अब 1 का B किस में है, तो 1 का B आपको C में है, तो हमारा C आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, है ना। देखिए 2 से आपका आंसर निकल गया। अब 2 का हो जाएगा 1, यानी कि TR होम्स जो है वो बर्बरता और सभ्यता का युद्ध बताए थे, है ना। और कर्नल रीज क्या कहे थे, ये धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था आपका, ये कहना था कर्नल रीज का। तो बहुत सारे जो लोग थे इसके बारे में कुछ कुछ कहे थे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है BD सावरकर वाला, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहे तो BD सावरकर, ये कई बार आपको पूछा गया है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 23 नंबर। 23 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। जी हाँ, जो वर्ष 1946 के जो कैबिनेट मिशन था, है ना, वो 3 कैबिनेट मंत्री से गठित हुआ था और वो 3 कौन कौन थे ये आपको बता देना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य उसमें नहीं थे, है ना। 3 सदस्यीय कमेटी आया था आपका 1946 जो कैबिनेट मिशन था, उसमें 3 सदस्यीय लोग थे, है ना, 3 सदस्यीय कमेटी था ये। अब बताना है कि उसमें कौन कौन थे दोस्तों, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए उसमें कौन कौन थे। तो उसमें कौन नहीं था ये हमसे पूछ रहा है, तो ये जॉन साइमन जो थे इसमें नहीं थे आपका, ठीक है। जॉन साइमन इसमें नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है, जॉन साइमन इसमें नहीं थे, है ना। ये पैंथिक लॉरेंस थे, स्टिफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ये 3 लोग जो थे ये आपको कैबिनेट मिशन भारत आया था, यही तीनों लोगों मिलकर के, है ना, 1946 ईस्वी में। अगर कहे जॉन साइमन कौन थे भाई, तो जॉन साइमन जो थे ये साइमन कमीशन आया था आपको भारत 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को आया था भारत साइमन कमीशन, उसमें थे आपको दोस्तों जॉन साइमन आपका, ठीक है। ये भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 से। अगर कहे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 में इसका गठन होता है और ये भारत बॉम्बे पहुंचता है आपका 1928 ईस्वी में आपको, ठीक है। फिर इसका जबरदस्त विरोध भी हुआ था उस समय, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हुआ आपका कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, तो पैंथिक लॉरेंस थे, स्टिफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24 नंबर।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। देखिए ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा आपको याद रखना है ना, बहुत सारी जलधारा ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम आपको गर्म है, लेब्राडोर ठंडी है ना, बहुत सारी जो जलधाराएं हैं उसके बारे में आपको पूछा जाता है। तो प्रशांत महासागर की वो कौन सी जलधारा है जो ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठंडी कब होता है, गर्म कब होता है दोस्तों, ये भी मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को बता चुका हूं कि जैसे ही अगर विषुवत रेखा से कोई भी जलधारा जो है वो आपका विषुवत रेखा से आपको ध्रुव की ओर अगर जाती है ना, ध्रुव की ओर अगर जाती है तो कैसी होगी, वो गर्म होगी, है ना। ये कैसी होगी, गर्म होगी, क्योंकि विषुवत रेखा से जा रही है तो विषुवत रेखा के पास आपको सालों भर गर्मी रहता है। अगर वही जो धारा है वो ध्रुव से अगर विषुवत रेखा के पास अगर आवे तो वो कैसी होगी, ठंडी होगी। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी यही रूल होगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी वही होगा। ये है उत्तरी गोलार्ध और नीचे है आपको दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ठंडी जलधारा, ये प्रशांत महासागर वाला कौन होगा भैया, कौन होगा, आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। ठीक है, कौन सी जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा जो है दोस्तों ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। गल्फ स्ट्रीम कौन सी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। उसके अलावे कुछ कुछ जलधारा है जैसे कि कनारी, है ना, याद रखना है कनारी जलधारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कनारी कैसी है, तो ये भी आपको ठंडी है। ये कैसी है, तो ये भी ठंडी है। और ये कहाँ की है, तो ये है आपको ठंडी जो है अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर की ये जलधारा है आपको कनारी जलधारा। ठीक है, उसके बाद आपको वेंगुएला जो जलधारा है ये कैसी है दोस्तों, तो वेंगुएला भी दोस्तों आपको ठंडी जलधारा है ना। और ये कहाँ की है, तो ये भी आपको है कहाँ की, ये भी अटलांटिक महासागर की है। लेब्राडोर की अगर बात करें तो लेब्राडोर भी जो जलधारा है ये भी ठंडी जलधारा है। और ये कहाँ की है, तो ये भी दोस्तों आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और फॉकलैंड जलधारा की अगर हम बात करें तो ये भी ठंडी है ना, ये भी ठंडी है। और ये कहाँ की है, तो ये भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। यानी कि वेंगुएला, लेब्राडोर और फॉकलैंड ये तीनों ठंडी जलधारा है। और कनारी भी ठंडी है, हम्बोल्ट भी ठंडी है, लेकिन हम्बोल्ट आपका है प्रशांत महासागर की। बाकी सारे जो जलधारा आपको दिया गया है ये है अटलांटिक महासागर की। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना बता रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक है गल्फ स्ट्रीम, है ना, तो गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, ये है दोस्तों आपको गर्म जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम कहाँ की जलधारा है, तो ये भी आपको अटलांटिक महासागर की जलधारा है गल्फ स्ट्रीम आपका। ठीक है, अटलांटिक महासागर की जलधारा को एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है ना, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर है 25 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। बताइए भैया बता दीजिए कि सिकंदर के समकालीन कौन था, है ना। तो सिकंदर का समकालीन कौन था, जल्दी से बताइएगा। उससे पहले मैं आपको एक सवाल बता दूं कि सिकंदर का गुरु कौन था, है ना। सिकंदर का गुरु कौन था, तो सिकंदर का गुरु हो जाएगा अरस्तु, है ना। सिकंदर का गुरु कौन था, तो वो था अरस्तु, ध्यान रखिएगा। और सिकंदर के जो समकालीन थे वो थे आपको घनानंद, है ना। घनानंद जो थे वो सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26 नंबर। कह रहा है कि गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दिया था। देखिए गया अधिवेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों गया अधिवेशन। और पटना अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पटना में जो हुआ था बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन, ये दोनों अधिवेशन को ना एकदम बीपीएससी में आपको 100% पूछा गया था और आप लोग को भी पूछ सकता है। ठीक है, तो गया अधिवेशन जो हुआ था वो 1922 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो अध्यक्षता किया गया था आपको CR दास के द्वारा। ठीक है, CR दास के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा। और ये हुआ था 37वां अधिवेशन। ठीक है, कईवां अधिवेशन था, ये 37वां अधिवेशन था। और बिहार में एक और अधिवेशन हुआ था आपका 1912 में, है ना, एक और हुआ था आपका 1912 में, जो हुआ था 27वां अधिवेशन। और ये हुआ था दोस्तों पटना के बांकीपुर में, है ना, पटना के बांकीपुर में हुआ था ये 27वां अधिवेशन, ये याद रखना है। ये चीज और यहाँ पर पूछा जाता है कि जो 27वां अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो RN मधोलकर। ठीक है, RN मधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गया जो अधिवेशन हुआ था 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दिया था इसमें, तो इसमें दिए थे आपको चित्तरंजन दास और दोस्तों एक थे, तीसरा नंबर हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू, यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा B नंबर। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू।
स्वराज पार्टी की भी स्थापना यही दोनों मिलकर के किए थे दोस्तों, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, वो भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों में से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप संसद के सदस्य हैं, है ना, और बिना आप कोई अनुमति दिए और अनुमति लिए आप संसद से क्या है गायब हैं। कितने दिन अगर आप लगातार गायब रहिएगा दोस्तों तो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। 60 दिन, 75 दिन, 90 दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग गलत कर देते हैं। आंसर हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, 60 दिन से अधिक अगर आप गायब होते हैं तो आपकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28 नंबर। और देखिए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, है ना, जितने लोग लाइव हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। बताइए, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप कौन सा नहीं है। ऑप्शन है न्यायशीता, या फिर प्रदत्तीकरण, या फिर जनादेश, या फिर सर्वसम्मति। क्या होगा इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सर्वसम्मति। जो है ये प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप ये नहीं माना जाता है। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 29 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, हाँ, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। विश्व बाजार में कह रहा है कि किसी देश की मुद्रा की पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक है तो उस मुद्रा को कहेंगे भैया दुर्लभ मुद्रा, है ना। उस मुद्रा को क्या कहेंगे, दुर्लभ मुद्रा, है ना। मुद्रा की आपूर्ति जो है ना वो कम है और उसकी मांग अधिक है तो उसको कहेंगे दुर्लभ मुद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका साइंस का, कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, देखिएगा। साइंस भी आपको पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 2H2O क्या होगा दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दी से बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा CaSO4 × 12H2O। ये सवाल जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस फेवरेट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये जो दिख रहा है आपको CaSO4 × 5H2O, ये किसका रासायनिक सूत्र है, ये हो जाएगा नीला थोथा, है ना। नाम सुने हैं ना नीला थोथा, तो नीला थोथा भी ध्यान रखिएगा, ये है आपका नीला थोथा का CaSO4 × 5H2O। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है ना। हमारे शरीर में दोस्तों पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, पित्ताशय में, अमाशय में, यकृत में या अग्नाशय में। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पित्त का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर आपका बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 32 नंबर। 32 कह रहा है कि असत्य फल का उदाहरण बताना है आपको। ठीक है, असत्य फल कौन सा है ना, असत्य फल और सत्य फल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। ठीक है, तो असत्य फल सेब, अंगूर, नाशपाती, केला क्या होगा। तो असत्य फल जो हो जाएगा दोस्तों वो एक तो सेव जो है ना ये सत्य फल में नहीं आता है, सेव असत्य फल है। और नाशपाती जो है ये भी असत्य फल है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा मलबरी, है ना, मलबरी जो है ये भी एक फल है दोस्तों और ये भी असत्य फल में आता है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 33 नंबर। 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। बताइए, पादप हार्मोन दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी पेड़ पौधे के हार्मोन, पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन से, ऑक्सिन से, या फिर साइटोकाइनिन क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त सभी, यानी कि ये जो चारों आपको दिया गया है ये सभी क्या है तो पादप हार्मोन है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता। बताइए वो कौन सा सब्जी है जिसका जड़ हम लोग नहीं खाते हैं।
है ना। तो गाजर जो है ना ये सब्जी में आता है, और गाजर तो हम लोग खाते हैं, गाजर का जड़ ही खाते हैं। गाजर है, प्याज है, लहसुन है, सलजम है, अदरक है, चुकंदर है, ये सब चीज़ हम लोग खाते हैं। लेकिन आलू का जड़ खाते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा आलू, है ना। गाजर हम लोग खाते हैं, प्याज खाते हैं, ठीक है, लहसुन खाते हैं, ठीक है, आपको सलजम खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, अदरक खाते हैं, ठीक है। तो ये सभी का जड़ खाते हैं, लेकिन आलू का जड़ नहीं खाते हैं। आंसर हो जाएगा ए नंबर हमारा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। 35 है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में दोस्तों किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं? तो उत्प्रेरक के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो लोहे के चूर्ण का, नहीं, गर्म एल्युमिना का, ये भी गलत है, निकल का, ये भी ठीक गलत है। आंसर हो जाएगा आपका प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये आपको मिलान करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? सूची 1 से सूची 2 को आपको करना है मिलाना, ठीक है। एसआई मात्रक एक तरफ दिया गया है आवेग, तो आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का क्या होता है? बल का क्या होता है? ये आपको यहाँ से बताना है। क्या होगा? तो आवेग का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, ठीक है। आवेग का चल जाएगा 3 में। और कार्य का क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्य का जूल हो जाएगा। और क्या होगा? दाब का हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और बल का हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो इसको आप मिला लीजिए, 1 का 3 और 2 का 1, तो 3 और 1 कहाँ गया भाई साहब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, है ना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी मिला लिए, है ना। तो ये आपको याद रखिएगा, है ना। ये सही मात्रक आपको पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल है आपका 37 नंबर। 37 है दोस्तों कि लोलक की काल अवधि निर्भर करती है किस पर? है ना। तो लोलक की जो काल अवधि निर्भर करती है, समय जो निर्भर करती है, वो किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान के ऊपर करती है, लंबाई के ऊपर, या समय के ऊपर, या तापक्रम के ऊपर? तो ये निर्भर करती है उसकी लंबाई पर, है ना। लोलक की जो काल है जो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। दोस्तों कह रहा है कि प्रकाश की प्रकृति होती है, बताइए प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, या तरंग एवं कण किसी के समान नहीं होती है? तो प्रकाश की प्रवृत्ति किसकी होती है? आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर। 39 सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी कि गलत है? बताइए कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है। एक तरफ दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान, एक तरफ दिया गया है राज्य, है ना। यानी कि कौन सा राज्य का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो महावीर के बारे में आप लोगों को कई बार बता दिया हूं कि महावीर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये आपको गोवा में है, ये बिल्कुल सही है आपको। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये है अंडमान निकोबार में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। माउंसिल नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आपका ठीक है। इटाकी नेशनल पार्क मणिपुर में है, ये आपका गलत है। तो आप हमको बताइएगा कि इटाकी नेशनल पार्क आखिर किस राज्य में है? तो मैं लिख देता हूँ, ये है आपको नागालैंड में, नोट कर लीजिएगा आपको, ठीक है। इटाकी नेशनल पार्क, और यही आपका गलत है ना। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। महावीर वाला कई बार पूछा गया है। रानी झांसी ये हो जाएगा अंडमान निकोबार में, माउलिंग नेशनल पार्क हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर बी आंसर मारेंगे, क्योंकि रानी झांसी जैसी सोचेंगे तो ये सोचेंगे उत्तर प्रदेश में होगा, है ना। लेकिन ये भैया अंडमान निकोबार में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइएगा 40 नंबर, है ना। तो एक तरफ दिया गया है आपको दोस्तों ये घास के मैदान है ना। डाउन्स घास के मैदान, स्टेपिज घास के मैदान, सेलवास घास के मैदान, टैगा घास के मैदान, और इसके बारे में कल भी हम बताए थे कि डाउन्स जो घास के मैदान है ये कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो डाउन्स जो घास का मैदान है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, बिल्कुल गलत है। ये उष्णकटिबंधीय नहीं है दोस्तों, ये उपोष्णकटिबंधीय है, ठीक है। कैसा है? उपोष्ण कहिए या फिर इसी को कह सकते हैं शीतोष्ण, है ना। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है आपको डाउन्स, ठीक है। तो आपका ये नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत आपको दिया गया है। स्टेपिज जो है ये शीतोष्ण बिल्कुल ठीक है। सिलवास आपको उष्ण है,
टैगा आपको शीतोष्ण है, ये आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, तो ये डाउन्स कैसा है, तो ये शीतोष्ण है। और डाउन्स घास का मैदान कहाँ मिलेगा आपको, तो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। अगला मिलेगा आपको प्रश्न नंबर है 41 नंबर। 41 भी आपको क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। जैसे कि एक तरफ बांध दिया गया है आपको और एक तरफ नदी दिया गया, यानी कि जो बांध है ये किस नदी पर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। ये जितने प्रश्न हम लेकर के आए हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा यहाँ से एग्जाम में आपको 100% लड़ेगा। ठीक है, प्रश्न है कि अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, बिल्कुल सही जवाब है। गांधी सागर जो बांध है ये चंबल नदी पर है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर है नर्मदा नदी पर, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इडुक्की परियोजना दोस्तों ये कावेरी पर नहीं है। इडुक्की परियोजना जो है ये कावेरी पर नहीं है, तो आखिर किस पर है, तो ये है आपको पेरियार नदी पर। ठीक है, पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना दोस्तों किस राज्य में है, तो यह है आपको केरल राज्य में। और केरल राज्य में एक नदी है पेरियार नदी, इसी नदी पर है इडुक्की परियोजना आपको। ठीक है, और अलमाटी बांध है कहाँ, तो यह है कर्नाटक में। गांधी सागर बांध कहाँ है भाई साहब, तो यह है मध्य प्रदेश में। और सरदार सरोवर कहाँ है, तो यह है हमारे गुजरात में। और इडुक्की कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है कि प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, यानी कि कौन सा एक स्थल रुद्ध है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है दोस्तों, है ना। स्थल रुद्ध तो उसी को कहते हैं ना जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ हो। तो बेल्जियम या फिर रोमानिया, यूक्रेन, हंगरी। देखिए बेल्जियम आपको स्थल रुद्ध नहीं है, रोमानिया भी स्थल रुद्ध नहीं है, यूक्रेन भी स्थल रुद्ध नहीं है। हंगरी दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही, कि जो हंगरी है ये स्थल रुद्ध देश है आपका। ठीक है, हंगरी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 43 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है ये कहाँ से हुआ है, मेहरगढ़, लहुरादेव या कोल्डिहवा या फिर अंतरजीखेड़ा। इसका आंसर क्या होगा भैया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर हो जाएगा, लहुरादेव, है ना। लहुरादेव जो है दोस्तों ये है आपको यूपी में। कहाँ है, ये यूपी में है। संत कबीर नगर नाम सुने होंगे, तो यूपी के जो संत कबीर नगर है ना, संत कबीर नगर है, यहीं पर दोस्तों आपको कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है भारत में आपका। देखिए जितने भी नगर आपको दिख रहा है ना, जैसे कि अतरंजी खेड़ा है ये भी आपको यूपी में है। ठीक है, कोल्डिहवा ये भी आपका यूपी में है, मेहरगढ़ ये भी आपका यूपी में है। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। मेहरगढ़ और कोल्डिहवा दोस्तों ये जो है ना बेलन नदी के किनारे है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 44 नंबर। 44 नंबर सवाल कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से ना एक आध सवाल आपको जरूर पूछेगा। आपको बौद्ध धर्म से दोस्तों एक आध सवाल जरूर पूछेगा, जैन धर्म से एक आध सवाल आपको पूछ लेगा, मौर्य काल से आपको एक आध सवाल आपको जरूर पूछेगा। ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट। 1857 से दोस्तों आपको 4-5 सवाल आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सारे आपको 1857 के बाद जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उससे आपको 4-5 क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। तो ये सारे कुछ जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ना, ये आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। यहाँ से सवाल हिस्ट्री से आपको जरूर पूछेगा आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों मिट्टी से जो बना हुआ हल था वो कहाँ से मिला है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको मिला था दोस्तों वो मिला था आपको बनवाली से। कहाँ से मिला था, ये बनवाली से मिला था। और ये बनवाली है कहाँ, तो ये आपको हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा के हिसार में आपको ये पड़ता है। ठीक है, हरियाणा के हिसार में पड़ता है। 9 बजे रात में डेली आपकी टेस्ट चलती है ना। जो लोग नए नए जुड़े हैं अभी जिनको पता नहीं है, मैं उनको बता दूं कि 9 बजे से डेली टेस्ट होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपका नंबर आपको दिया गया है ना, लास्ट में भी आपको बता दूंगा। प्रश्न है कि ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था, बताइए। ईसा की 6ठी सदी में भारत में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कह रहा है ईसा की 6ठी सदी में।
क्या होगा? गंधार है, कंबोज है, काशी है, मगध है। इसको तो दोस्तों आंख बंद करके भी मारिएगा तो आप सही मारिएगा कि जो मगध था ना, ये सबसे शक्तिशाली राज्य था दोस्तों आपका मगध। और मगध क्या है? ये बहुत ही प्राचीन है, ठीक है। और मगध की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो मगध की राजधानी आपको गिरिव्रज थी, ठीक है। बाद में इसी राजधानी को पाटलिपुत्र भी ले जाया गया था, वो भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मगध हमारा यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। 46 है कि जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? देखिए, जैन धर्म आपको याद रखना है। जैन धर्म से संबंधित मैं आपको बहुत सारा सवाल अभी यहाँ पर कुछ रिवीजन करवा देता हूँ कि जैन धर्म, मैं पहले इसका आंसर बता दूं कि जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते थे, है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति के संबोधि नहीं कहा जाता था और नहीं निर्वाण कहते थे। निर्वाण तो हो जाता था जब मृत्यु हो जाती थी, है ना। संथारा भी नहीं कहते थे, इसको कहा जाता था कैवल्य की प्राप्ति, है ना। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति होना मतलब कि कैवल्य की प्राप्ति होना कहा जाता था दोस्तों। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। एक सवाल हमें बताइएगा कि जो भगवान महावीर थे, है ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, है ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ये और सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर जी को दोस्तों बचपन का क्या नाम था? महावीर जी का बचपन का नाम था आपका वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान इनका बचपन का नाम था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपको 540 बीसी में। कहाँ हुआ था? 540 बीसी में दोस्तों इनका जन्म होता है और जन्म होता है आपको वैशाली में, ठीक है। वैशाली में दोस्तों इनका जन्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है, वैशाली बिहार में, है ना। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति होती है रिजु पालिका नदी, ठीक है। रिजु पालिका नदी, है ना, के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये भी आपको याद रखना है ना। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों यशोदा, है ना। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है, याद रखिएगा, यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, है ना। और इनके माता का क्या नाम था? इनके माता का नाम था दोस्तों त्रिशला। इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला, ये भी ध्यान रखिएगा। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था आपका सिद्धार्थ। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों पावापुरी में, ठीक है। पावापुरी जो आपको नालंदा में पड़ता है ना, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और ये प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगीर में पाली भाषा में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है। तो ये आपको महावीर से संबंधित कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे जैसे आते जाएगा क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? है ना, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपको बार बार पूछा जाता है। तो 23वें तीर्थंकर थे आपको पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें थे। और प्रथम एक पूछा जाता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम थे वो थे आपके ऋषभदेव, है ना। प्रथम कौन थे? तो प्रथम ऋषभदेव और 23वें पार्श्वनाथ, एकदम कंठस्थ रखना है। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिजु पालिका नदी के किनारे आपको, और वैशाली में दोस्तों इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में, और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगला सवाल चलते हैं, आपका सवाल नंबर है 47 नंबर के लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी, है ना। लिंगराज जो मंदिर है, लिंगराज जो मंदिर ये है कहाँ भाई? बहुत सारे लोग को तो ये नहीं पता होगा कि आखिर ये कहाँ है लिंगराज मंदिर। तो ये है आपको उड़ीसा राज्य में, ठीक है। ये है आपको उड़ीसा राज्य में, और इसकी नींव जो डाली गई थी वो डाली गई थी ययाति केसरी के द्वारा, ठीक है। ययाति केसरी के द्वारा इसका नींव डाली गई थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 48 नंबर कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कह रहा है कि मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ऑप्शन है गया अधिवेशन 1922 में, या फिर लाहौर अधिवेशन 1929 में, लखनऊ अधिवेशन 1936 में, कराची अधिवेशन 1931 में। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, कराची अधिवेशन 1931, है ना। कराची अधिवेशन 1931 में दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। और एक चीज आपको बताना है कि जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 वाला, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? जल्दी से हमको कमेंट करके बताइएगा कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए जल्दी से, हॉट मनी शब्द का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? ये जल्दी से आपको बताना है। मुद्रा प्लस आरबीआई के पास जो रिजर्व है उसको हॉट मनी कहते हैं? नहीं भाई, ये गलत बात है।
कुल जीडीआर प्राप्तियां को हॉट मनी कहते हैं, ये भी गलत है। शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को हॉट मनी कहते हैं, ये भी गलत है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को कहा जाता है हॉट मनी आपका, ठीक है। अभी मैं आपसे सवाल पूछा था कि जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 वाला, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? याद रखिएगा दोस्तों, सरदार पटेल, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सरदार पटेल कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर सवाल कह रहा है, और 50 नंबर जो सवाल है ना, इसके बाद भी कुछ कुछ और महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए हम लाए हैं, तो अभी आपको यहां से भागना नहीं है, ठीक है। अभी आपको यहां से भागना नहीं है ना। चलिए, तभी 10 मिनट और आपकी क्लास चलेगी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बताइए, बिम्स्टेक का सदस्य कौन कौन नहीं है? देखिए, बिम्स्टेक में ना टोटल 7 देश हैं। कितने देश हैं टोटल इसमें? टोटल भाई साहब इसमें 7 देश हैं। कौन इसमें नहीं है? श्रीलंका तो है इसमें, थाईलैंड भी है इसमें, आपको म्यांमार भी है इसमें, मालदीव इसमें नहीं है। बिम्स्टेक में मालदीव नहीं आता है, आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है दोस्तों, बांग्लादेश में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बांग्लादेश में हमारा इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी आपको 6 जून 1997 को, ठीक है। 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना होती है। 6 जून 1997 को बांग्लादेश में बांग्लादेश के ढाका में, हाँ ना, बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखिएगा। 7 देश कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। तो एक तो आपको बांग्लादेश होगा, एक आपका भारत है, एक आपका भूटान है ना, एक मैं भारत लिख देता हूँ, है ना, एक आपका भारत है ना, दूसरा हो जाएगा भूटान, ठीक है, ये हो जाएगा भूटान। उसके बाद नेपाल भी है इसमें, है ना, इसमें आपका नेपाल भी है। नेपाल के अलावा इसमें श्रीलंका आपको दिया गया है ऑप्शन में, और श्रीलंका के अलावा आपको यहाँ पर म्यांमार भी है, म्यांमार भी ऑप्शन में दिया गया है, और एक है आपका थाईलैंड, वो भी ऑप्शन में दिया गया है। तो टोटल 7 देश आप यहाँ से याद रखना है, बिम्स्टेक वाला, है ना, आपसे पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सार्क जो है ना, सार्क वाला भी आपको याद रखना है, आपको याद रखिएगा सार्क वाला, मैं कभी उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो ये रहा आज का टेस्ट। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी है, वन लाइनर। तो ये खिलजी वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, ये खिलजी वंश से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछा जाता है, ये 10-20 सवाल और है, तो इसको आपको देखना जरूरी है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, यानी कि इसकी स्थापना कौन किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था खिलजी वंश की स्थापना। उसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलजी वंश का विस्तार सबसे अधिक किस वंश के समय हुआ? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। जी हाँ, ये सवाल पूछेगा कि पहली बार दोस्तों सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अस्थायी सेना रखने की भी शुरुआत किसने की? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एक और सवाल महत्वपूर्ण है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया था। घोड़ा दागने एवं हुलिया लिखने की प्रथा किसने किया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। आगे है कि इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है ना, कि निम्नलिखित में से मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी किया था, याद रखिएगा। सीरी का किला, अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल का निर्माण भी किसने कराया था? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। आगे दोस्तों प्रश्न है कि इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था, ध्यान रखिएगा, सिकंदर ए सानी। और इसके समय भू राजस्व की उपज दर कितनी थी? तो एक मतलब आधा ले लेता था दोस्तों, है ना, ये बहुत गलत काम करता था। मतलब जितना उपजाते थे किसान उसका आधा ये ले लेता था, ठीक है, यानी कि 1/2 ये उपज का ले लेता था दोस्तों आपका, ठीक है। अगला है कि दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो था मलिक कफूर। मलिक कफूर कौन था दोस्तों? तो ये था हिजड़ा, है ना, और ये हिजड़ा को भेजा था आपको दक्षिण भारत जीतने के लिए, है ना। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया सवाल है ना, आप फिल्म देखे होंगे तो उसमें आपको दिखाया गया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि मुबारक खिलजी को
नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी। क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा खिलजी के शासक था जिसको नग्न स्त्री और पुरुष की संगत काफी पसंद था? वो था मुबारक खिलजी, 1 नंबर का चुट्टा आदमी था। तो ये रहा आज का टेस्ट। कैसा लगा आप लोग को बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि क्या करना पड़ेगा, कैसे आपको इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा चीज़ आपको मिल सकता है सक्षमता के लिए। तो ये रहा 351, इसमें आपको चार्ज लगेगा। डेली 9 बजे रात में इसकी क्लास होती है, ठीक है। और ये 351 इसका मात्र आपको चार्ज लगेगा। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के वजह से आपको इसमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310, जहां आपको इसी नंबर पे करके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और व्हाट्सएप यानी कि यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, उस पर आप हमको क्या करिएगा, भेज दीजिएगा, ठीक है। तो 351 मात्र इसमें 351 चार्ज है। ओनली 351 इसमें आपको पे लगेगा, और फिर आपको सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, है ना। डेली आपको क्लास भी होती है, उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। पीछे जो क्लास हो गई है उसका भी पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पर आप जरूर भेजिएगा। आप पेमेंट देखिए किसी भी नंबर से कर सकते हैं, आपका जो व्हाट्सएप है उससे भी कर सकते हैं पेमेंट। नहीं तो अगर आप नहीं चलाते हैं फोन पे, गूगल पे, तो किसी और मित्र से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज की टेस्ट। आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना है। थैंक यू, धन्यवाद और गुड नाइट। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जाते जाते एक बार वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जो लोग लाइक नहीं किए हैं, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। आधे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देखते हैं, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, क्या जाता है, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है ना। तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।